हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तीसरे पाठ का नाम है नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। नूतन यानी नए विश्व की तरफ, प्रयाण यानी प्रयास। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दो विश्व युद्धों के बीच का वैश्विक प्रवाह। दो विश्व युद्ध के बीच विश्व का क्या हालत हुआ, कैसी उसकी दशा हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई, उसे सुधारने में तत्कालीन सरकारें निष्फल गईं। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। कई राष्ट्रों में तानाशाही का उदय हुआ। उसके परिणाम स्वरूप वे द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने। इस संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित घटनाक्रमों का अध्ययन करेंगे। इसमें बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी और उस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने जो तुरंत प्रयास किए थे उसमें वो असफल रहे, नाकामयाब रहे। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था। कई राष्ट्रों ने तो तानाशाही का माहौल बना दिया, मतलब वहाँ के जो राजा होते थे वो मनमानी करने लगे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के रचना का कारण बना। और इस संदर्भ यानी विषय में यहाँ अलग अलग घटना क्रम से दिया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला है इटली में फांसीवाद, दूसरा जर्मनी में नाजीवाद, तीसरा जापान में सैन्यवाद, चौथा वैश्विक महामंदी 1929 से 1932। पहला हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं इटली में फांसीवाद के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा। उसमें इटली का 12 अरब डॉलर का जंगी खर्च हुआ। 6 लाख सैनिकों की जान हानि हुई। फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली की उपेक्षा हुई, जिससे इटली गुस्सा हुआ। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण यानी तुरंत लेना चाहती थी। इसमें बता रहे कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता, जो मतलब जीत चुके राष्ट्र थे, वो ऐसे राष्ट्रों के पक्ष में था, उनके साथ में था और उनके साथ रहकर युद्ध लड़ा, जिसमें इटली का लगभग 12 अरब डॉलर जंगी यानी युद्ध में खर्च हुआ और 6 लाख सैनिक मारे गए थे। और फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने अपने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली की उपेक्षा यानी अपमान किया। जैसे इटली के जो लोग थे वो बहुत गुस्सा हुए और इटली की राष्ट्रीय आत्मसम्मान टूट गया। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जो जनता थी उस अपमान का, राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए तुरंत उत्सुक हो गई थी। आगे पढ़ेंगे। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में निकालने के लिए बेनिटो मुसेलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की। उसका प्रतीक लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक था। फांसीवाद इटली के फासे शब्द से आया है। फासेज शब्द का अर्थ सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। कह रहे हैं कि इटली ऐसे कठिन संयोगों यानी परिस्थिति में से निकलने के लिए बेनिटो मुसेलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की और उसका प्रतीक यानी चिन्ह लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी रखा था, जो रोमन के सम्राट यानी राजा की सर्वोपरिता का प्रतीक था, पहचान था। सर्वोपरिता यानी ऊंचाई का, प्रसिद्धि का पहचान था। फांसीवाद इटली फासे शब्द से आया और फासे शब्द का अर्थ होता है सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार। आगे पढ़ेंगे। मुसेलिनी का मुद्रा लेख था, एक दल और एक नेता। उसने अपने पक्ष के स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। उनका गणवेश काले रंग का था। मुसेलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रहोड्स और डोडिकानिज द्वीपों को तुर्की से छीन लिया। 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह जीत लिया।
इतनी सफलता पाने के पश्चात मुसेलिनी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी में वह शामिल हुआ। इसलिए इटली द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिबल बना। करें कि मुसेलिनी का मुद्रा लेख था एक दल और एक नेता। उसने अपने पक्ष के स्वयं सेवकों को, जो उनके सेवक थे, उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण दिया। उनका गणवेश यानी वर्दी काले रंग का था। मुसेलिनी जब सत्ता पे आया तो उसने भूमध्य सागर के रहोड्स और डोडिकानीज द्वीपों को तुर्कियों से छीन लिया। 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह भी उन्होंने जीत लिया। और इतनी सफलता यानी कामयाबी पाने के बाद मुसेलिनी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी में वह जाकर मिल गया उनसे। इसलिए भी इटली द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार बना। दूसरा कारण है जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। पेरिस की शांति परिषद में वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। विवश यानी मजबूर। इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे। एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल में 1919 शामिल हुआ। यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध है। बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। पेरिस की शांति परिषद में वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश यानी मजबूर कर दिया गया। इस अन्यायपूर्ण संधि यानी समझौता से जर्मनी के लोग अत्यंत यानी बहुत अधिक क्रोधित हो गए। एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल में 1919 में शामिल हो गया और यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध है। आगे पढ़ेंगे। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का अवसान होने से हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित की। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहरर तारणहार मानती थी। इसमें बता रहे हैं कि नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति प्रेम की भावना थी। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का अवसान यानी मृत्यु होने से हिटलर ने राष्ट्रपति का पदवी ग्रहण यानी संभाल लिया और जर्मनी में तानाशाह स्थापित किया। तानाशाह यानी जो वहाँ का शासक हो अपना मनमानी करे, उसे कोई रोक सकता नहीं है। हिटलर उग्र यानी बहुत क्रूर एवं आक्रामक, बहुत भयानक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहरर तारणहार यानी दुखों को हरने वाला मानती थी। आगे पढ़ेंगे। नाजीवाद के सैनिक नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वस्तिक जैसा प्रतीक लगाते था। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्ध प्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदित करना था, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल व्यक्तियों का नाश करना था। इसमें बता रहे नाजीवाद के जो सैनिक थे नीले रंग के पोशाक पहनते थे और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वास्तिक जैसा प्रतीक लगाते थे। सत्ता पर आने के बाद हिटलर ने निरंकुश सत्तावादी और युद्ध प्रिय स्वभाव उसमें दिखाई देता था साफ रूप से कि उसको युद्ध करना बहुत प्रिय था। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में सबके सामने लाना था, उदित करना यानी सबके सामने वो लाना, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर जर्मन जाति में शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी पागल व्यक्तियों को समाप्त कर देना चाहता था। आगे पढ़ेंगे।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों ने जीवन खोया, जिसे होलोकास्ट नरसंहार के रूप में जानते हैं। हिटलर का विस्तारवाद पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्रवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बनी। द्वितीय विश्व युद्ध तक के अंत तक असंख्य यानी जिसकी कोई गिनती न हो ऐसे यूरोपीय यहूदियों ने अपने जीवन को खो दिया, समाप्त हो गए हो, और जिसे होलोकास्ट नरसंहार के रूप में जाना जाता है। हिटलर का विस्तारवाद यानी अधिक से अधिक सत्ता स्थापित करना, क्षेत्रों में अपना अधिकार चाहने की चाहत, उसके पड़ोसी देशों पर उसके वजह से उन्होंने कार्यवाही की और ऐसी नीति बनाने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण भी ये बने। आगे पढ़ेंगे। तीसरा, जापान में सैन्यवाद। सैन्यवाद का यानी अधिक से अधिक सेना की संख्या बढ़ाने की चाहत, पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वर्सल्स की संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं मिला। जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस में बांट लिए। इससे जापान में बहुत असंतोष हुआ। 1921-22 की वाशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। उससे सखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े। इससे जापान का युवा वर्ग नाराज हुआ। उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। इसमें दिया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वर्सल्स की संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार चीन के प्रदेशों का उसे लाभ नहीं मिला। वो जो चाहता था, जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस ने बांट लिए। इससे जापान को संतुष्टि नहीं मिली, बहुत नाराज हुआ और 1921-22 की वाशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल इंग्लैंड और अमेरिका को जितने भी नौसेना मिले उसका केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को माननी पड़ी। उससे सखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े। इससे जापान का जो युवा वर्ग थे वो नाराज हुए। युवा वर्ग यानी जो यहाँ के युवा थे वे बहुत नाराज हुए उससे। और उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक यानी फैलाया। जापान को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति में अस्थायी सदस्य पद नहीं मिला। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिम देश नहीं रोक सकी। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहां अपनी मंचुको सरकार स्थापित की। 1932 उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांटुंग और चीन के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। जापान को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति में अस्थायी यानी हमेशा के लिए सदस्य पदवी नहीं मिला। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां यानी उसकी अधिक से अधिक जो साम्राज्य फैलाने की चाहत थी उसके कारण से पश्चिमी देश उसे रोक नहीं पाए। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहां पर अपनी मंचको सरकार की स्थापना की। 1932 के बाद जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांटुंग और चीन के कई प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर लिया। आगे, और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया। सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। इस तरह जापान में राष्ट्रसंघ का त्याग किया 1933 में। कह रहे हैं कि इटली के साथ संबंध, जर्मनी और इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया। वहीं से शुरुआत की समय का। सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इस तरह जापान ने राष्ट्रसंघ का त्याग 1933 में किया। चौथा पढ़ेंगे, वैश्विक महामंदी।
1929 से 1932। यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व की युद्धोत्तर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा, परंतु यह धारणा गलत सिद्ध हुई। एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। इसलिए विवेचकों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से पहचाना था। इसमें बता रहे हैं कि यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष की ऐसी मान्यता थी, धारणा यानी मान्यता थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व के युद्ध की जो समस्या है उसका भी अंत हो जाएगा, परंतु उनका यह विचार गलत साबित हुआ और एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचने से शेयरों की जो कीमत थी वो अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी और इसलिए विवेचकों ने, उसके विशेषज्ञों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से पहचाना था। आगे पढ़ेंगे। 24 अक्टूबर 1929 इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर डाला था, जिससे वैश्विक महामंदी का सृजन हुआ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र को आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ। करें 24 अक्टूबर 1929 इस संकट यानी मुश्किल ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को हिला डाला था और इस वैश्विक यानी पूरे विश्व में ऐसे महामंदी का निर्माण हुआ। विश्व के अधिकतर राष्ट्र इस महामंदी के चपेट में आ गए, उन पर असर हुआ इस मंदी का। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महान सत्ता को भी अपने प्रचलित यानी प्रसिद्ध मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित जो मतलब कुछ संग्रहित करके रखते थे उस स्वर्ण का भी, स्वर्ण भंडार का नीति भी, उसको भी उनको छोड़ना पड़ा और उसका प्रभाव विश्व के दूसरे राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योगों पर भी पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की भी अवगणना करके कठोर नियंत्रण रोक लादना पड़ा। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की भी रूपरेखा का निर्माण हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 किस कारण से हुआ था उसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वर्सल्स की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। इसमें बता रहे कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्सल्स संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का निर्माण हो गया था। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट यानी नाराज किया। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध के तरफ ले गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम सब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी यानी जिम्मेदार कारणों का अध्ययन करें कि कौन कौन से कारण बने द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, पहला कारण है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र यानी क्रूर राष्ट्रवाद की भावना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्सल्स की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भी भूल न सकी थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ जहाँ जर्मन प्रजा बसती हो वह प्रदेश जर्मनी को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया ने कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिया था। वर्सल्स की संधि में इटली की अवहेलना हुई थी, उसे उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा था। इस प्रकार से विश्व शांति खतरे में
पड़ गई थी। बता रहे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, जापान और इटली में बहुत ही तेज़ी से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्साई संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भूल नहीं पाई थी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ जहाँ जर्मन प्रजा रह रही थी, निवास कर रही थी, वहाँ उस प्रदेश जर्मन को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया ने कई प्रदेशों को हिटलर ने हड़प लिया। वर्साई की संधि में इटली की अवहेलना यानी अपमान जो हुई थी, उससे उसकी प्रजा उसको भूल नहीं पाई थी। इटली में मुसोलिनी और फासिस्ट दल के संचालन में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति यानी कि अधिक से अधिक साम्राज्य को बढ़ाने की जो सोच थी उसको अपनाई। और दूसरी तरफ एशिया में भी जापान साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा, वो भी साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था अपने। इस प्रकार से विश्व शांति खतरे में पड़ गई थी। आगे हम लोग पढ़े। दूसरा है गुटबंदियाँ। गुटबंदियाँ यानी एक साथ होकर मिलकर साथ कुछ करना। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री समझौता किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से डर होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री यानी दोस्तीपूर्ण समझौता किया। आगे पहला, इटली ने चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया। इटली ने चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया। दूसरा है, रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौता किया। तीसरा, इटली ने जर्मनी और जापान के सहयोग से उनकी मदद से रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी की रचना यानी निर्माण की। चौथा, इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा गुट यानी अपना दल बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की, इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया था। इस परिबल ने विश्व युद्ध को गति दी। और कह रहे हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा एक समूह दल बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि यानी समझौता की, इससे पूरे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया था। सब चारों तरफ डरने लगे थे और ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, इसको गति मिली। आगे है तीसरा है सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए थे। उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यूरोप के हर एक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा, एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए। रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना की वृद्धि की। पूर्व में जापान की सैन्य शक्ति बढ़ाई। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे। इसमें बताना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए, लोगों ने कोशिश किए थे और उसके विपरीत यानी उल्टा यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता कर रहे थे, मतलब शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। यूरोप के हर एक राष्ट्र में मात्र शस्त्रों का ही उत्पादन बढ़ रहा था। एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बना रहे थे सभी लोग। रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य जरूरी प्रशिक्षण शुरू किया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में बढ़ोतरी की। पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई, अपने सैनिकों की शक्ति बढ़ाई और अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि यानी प्रगति किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। चौथा है राष्ट्रसंघ की असफलता यानी निष्फलता।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रसंघ की रचना की गई, परंतु राष्ट्रसंघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमत्व रखने वाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी थी। यह उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। सदस्य राष्ट्रसंघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कई राष्ट्र तो राष्ट्रसंघ में से बाहर निकल गए थे। शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्रसंघ का साथ छोड़ दिया। कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रसंघ की रचना की गई। राष्ट्रसंघ यानी सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक संघ की निर्माण करना, परंतु राष्ट्रसंघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमत्व रखने वाली, मतलब सभी पर अपना अधिकार रखने वाली सर्वोपरि सबसे उच्च संस्था नहीं बन सकी थी। या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव यानी कमी था। सदस्य राष्ट्रसंघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला यानी निर्णय मानने के लिए बाध्य यानी मजबूर नहीं थे। कई राष्ट्र तो राष्ट्रसंघ से बाहर निकल गए, मतलब छोड़ दिए उनको। शुरुआत में रूस और जर्मनी ने भी राष्ट्रसंघ का साथ छोड़ दिया था।